हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आप सभी का स्वागत है ज्ञानदायी एस में। देखिए, हमने छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था और प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किया था। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और महाजनपद काल का क्या प्रभाव था ये पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश जैसे जो आपके वंश हैं, बड़े बड़े वंश हैं, उनका क्या प्रभाव था छत्तीसगढ़ में ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्षेत्रीय राजवंश ये प्रारंभ किया था। तो क्षेत्रीय राजवंश को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक दक्षिण कौशल का राजवंश और एक आपका बस्तर के राजवंश। एक बार क्या पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ के राजवंश, तो दक्षिण कौशल का राजवंश मतलब ऊपर का छत्तीसगढ़ को हमने दो भागों में विभाजित किया था और दो भाग में विभाजित थे। आज हम ये देखेंगे कि कैसे ये आज का जो छत्तीसगढ़ है, वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, वो कैसे कौन सी संधि से एक हुए, है ना। बस्तर कब कौन सी संधि से क्या हुआ था, इस ऊपर वाले पार्ट का जो कौशल क्षेत्र बोला जाता था उसका हिस्सा बना। फिर बस्तर ये दो भाग में विभाजित थे, है ना, दक्षिण कौशल बस्तर। इसके पूरे राजवंश हमने देख लिए थे, है ना। आपका राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश। ओके, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ हम क्या बात किए थे ये देख लेते हैं। नल नागवंश दोस्तों 4वीं से 12वीं शताब्दी तक इस वंश का यहाँ शासन रहा था। उसके बाद हमने देखा छिंदक नागवंश का 1023 एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, मैंने पहले भी बोला था, है ना। 1023 से लेकर 1324 एडी तक इनका शासन रहा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है ना। आपका 1324 के बाद से देश की आज़ादी तक, है ना, 1336 तक आप 1354 1361 तक ले सकते हैं, 1961 तक ले सकते हैं। आपको यहाँ तक याद रखना है ना, काकतीय वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की फैक्टर्स हैं, वो हमने लिख के रखा है ताकि आपका क्या हो, टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें क्या कर पाए, एक ही क्लास में कवर कर पाए। तो काकतीय वंश इसे पढ़ने के पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, है ना। ये हुआ आपका भारत के इतिहास में आपको पता होगा कि 1301 के आसपास का जो समय है, उस समय भारत में, दिल्ली में शासन था आपके खिलजी वंश। और खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, उनका शासन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान चलाया था, आपको पता होगा, दक्षिण भारत को विजय करने का अभियान। और इसमें उन्होंने अपने सेनापति मलिक काफूर को क्या किया था, भेजा था। तो सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने विभिन्न राज्यों में क्या किया था, आक्रमण किया था और उनको विजित किया था। ये आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। तो जब वो आंध्र प्रदेश के पास पहुंचे, है ना, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश जस्ट इसके क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यहाँ पे चालुक्य वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव का शासन था। और प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया था, जब मलिक काफूर का वहां आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपनी मूर्ति बनाई, उसमें जंजीर बांधा और उसे समर्पित कर दिया। मतलब ये एक साइन जैसा था, एक चिन्ह जैसा था कि हम आपके सामने क्या करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। तो वहां के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, किनका नाम आता है, प्रताप रुद्रदेव, नाम याद रख सकते हैं, प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने क्या कर दिया था, मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बाद में और कोहिनूर का हीरा भी प्रदान किया था, ये आप एक फैक्ट जानते हैं। फिर बाद में 1321 में फिर से यहाँ पे वंश चेंज हुआ, खिलजी वंश की जगह तुगलक वंश आया और तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, इस क्षेत्र पर पुनः आक्रमण किया। और इस समय शासन था आपकी चालुक्य वंश, जिसे हम काकतीय वंश भी बोलते हैं, के शासक अन्नम देव का शासन था। अन्नम देव इस युद्ध से परेशान होकर पलायन कर गए यहाँ से और वो प्रवेश किए कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से इस दंतेवाड़ा के क्षेत्र पर, है ना, दंतेवाड़ा बस्तर जैसे क्षेत्र पर। तो दंतेवाड़ा के इस क्षेत्र पर यहाँ पे बारसू नामक और चक्रकोट जिसको बोला जाता था, चक्रकोट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चक्रकोट, है ना। दंतेवाड़ा और चक्रकोट वाले क्षेत्र में शासन चल रहा था आपके छिंदक नागवंशियों का। और छिंदक नागवंशी के जो अंतिम शासक से हरिश्चंद्र, उनका यहाँ शासन चल रहा था।
तो अन्नम देव ने यहाँ पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद हरिश्चंद्र को हराया और यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। तो हम क्या देख रहे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम क्या देख रहे थे, इस वंश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपसे यदि मेंस में पूछ दिया गया कि काकतीय वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताइए, तो आप इस प्रकार से इन पॉइंट्स को लिखेंगे डिटेल में, है ना। 2 ईयर याद रखेंगे और 1324 में यहाँ उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो इसका टाइम पीरियड आपको पहले याद रखना है, शासन काल क्या रहा, है ना। शासन काल रहा 1324 से लेके 1961 तक काकतीय वंश का। मेन फैक्ट यही बनता है, आपसे सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि किस वंश का शासन सर्वाधिक बस्तर में किस वंश का शासन सर्वाधिक समय तक रहा, है ना। बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश, ये बात आप याद रखेंगे, है ना। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक आपको लग सकता है नल नागवंश, लेकिन जो प्रश्न आंसर ले चुका है CGPSC, इसके बारे में आपको ध्यान देना है और इसी फैक्ट को आपको याद रखना है कि काकतीय वंश बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। आगे आते हैं हम फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद शासन क्षेत्र। तो ये बस्तर वाला पूरा क्षेत्र, बस्तर संभाग, बस्तर वाला क्षेत्र आप याद रख सकते हैं, या एक ही पॉइंट पे आपको पूछेगा तो बस्तर आपको क्या याद रखना है, बस्तर का जो क्षेत्र था ये आपको याद रखना है, जिसे मंधौता बोला जाता था। आपको प्रश्न में मंधौता भी ऑप्शन में मंधौता भी मिलेगा, तो आपको यही टिक करना है ना। मंधौता वाला जो क्षेत्र है वो इनका शासन क्षेत्र रहा था। संस्थापक हम बात कर ही चुके हैं, संस्थापक अन्नम देव का शासन मतलब संस्थापक के रूप में यहाँ आए थे। फिर एक फैक्ट और पूछा जाता है कि इस वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इस वंश के अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव थे। प्रवीर चंद्र भंजदेव, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रवीर चंद्र भंजदेव यहाँ के अंतिम शासक हुए। चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा। फिर राजधानियाँ, यहाँ मैंने राजधानी नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, राजधानियाँ लिखा है। इसका मतलब बहुत बार क्या हुआ होगा, राजधानी परिवर्तित हुआ होगा। तो चलिए, कब यहाँ कौन से शासनकाल में किस राजा के शासनकाल में कौन सी राजधानी रही, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अन्नम देव ने राजधानी बसाई मंधौता, बस्तर को मंधौता, आप मंधौता ही लिखेंगे, है ना। उस समय प्रचलित नाम मंधौता था। आपको पता है कि बस्तर का जो नाम है और विभिन्न नाम जो है आज जो वर्तमान में नाम है वो इतिहास में अन्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो मंधौता आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, है ना। फिर आपका देखिए, फिर आपका क्या हुआ, जो मंधौता वाला क्षेत्र है बस्तर ही है, मंधौता बस्तर ही मान के रख चलिए। फिर दंतेवाड़ा का बारसूर क्षेत्र, है ना, दंतेवाड़ा का बारसूर क्षेत्र ये ले गए। कौन ले गए, पुरुषोत्तम देव क्या कर गए, इसको बारसूर लेके चले गए, है ना, बारसूर लेके चले गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बारसूर से पुनः बस्तर आया ये वंश। इस वंश ने अपना जो राजधानी है वो बारसूर से फिर लेके आए, ठीक है। एक मिनट, चलिए, हाँ, पूरे जो शासक है उनके नाम मैंने लिख लिए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, कवर होगी। तो चलिए, राजधानी फिर हम पढ़ रहे थे, तीसरे नंबर पे राजधानी आएगा दिगपाल देव। ये पुनः बस्तर लेके आ गए, दिगपाल देव पुनः बस्तर लेके आ गए, बस्तर, है ना। अन्नम देव मंधौता, पुरुषोत्तम देव बारसूर, दिगपाल देव बस्तर, है ना। फिर आपका याद रखना है क्या, अगले फिर आते हैं आपके दलपत देव ने जो राजधानी है वो जगदलपुर, वो दलपत देव क्या है, फिर जगदलपुर लेके आ गए। ये आपको याद रखना है ना। चलिए, तो क्या क्या फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, 1324 से 1961 तक बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला आपका वंश है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात हो गई है। शासन क्षेत्र मंधौता बस्तर रहा था। संस्थापक आपको याद रखना है अन्नम देव, है ना। अंतिम शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, फिर मंधौता अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव बारसूर लेके चले गए, दिगपाल देव आपके
बस्तर लेके आया उसे पुनः, और दलपत देव ने क्या किया, उसे दलपत देव जगदलपुर लेके चले गए। ठीक है, यहाँ तक इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया था आपका। फिर जो शासक हुए उन शासकों के क्रम हमको नाम याद रखना है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अध्ययन की दृष्टि से उसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए शासक बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही, उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्वतंत्र शासक मतलब किन्हीं का दबाव नहीं था, मतलब आंग्ल और मराठों का बाद में काकतीय वंश के ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, दबाव हो गया। तो पहले स्वतंत्र शासक देखेंगे, फिर आपका मराठाधीन शासक कुछ हुए, कैसे एक संधि हुई और उसके तहत जो बस्तर का जो क्षेत्र है, जो बस्तर का जो काकतीय राजवंश है वो क्या हुआ, मराठों के अंदर आ गया। बाद में कैसे आंग्ल मराठा हो गया, ये देखेंगे, ये क्षेत्र आंग्ल मराठा हो गए। और बाद में आपको याद रखना है कि ब्रिटिशकालीन शासन, मतलब कैसे पुनः ये बस्तर क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन आ गया, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्वतंत्र शासक में आपको नाम याद रखने, सबसे पहले तो संस्थापक ही आएंगे अन्नम देव। इनका टाइम पीरियड याद रख सकते हैं 1324 से लेके 1369, ये आपको याद रखना है। दूसरे आते हैं पुरुषोत्तम देव। यहाँ पे क्रम याद करने की कोशिश कीजिए, पुरुषोत्तम देव। इसके अलावा मैंने एक क्रम लिख के रखा हुआ है ना, आपको हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। अन्नम देव, फिर प्रताप राजदेव, है ना, दिक्पाल देव। तो ये चीजें आपको, फिर आपके अन्नम देव के बाद आते हैं प्रताप राजदेव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, है ना। फिर आपके दलपत देव, अजमेर सिंह, इसके अनुसार क्या आता है, आपका क्रम आता रहता है ना। चलिए देख लेते हैं। प्रताप राजदेव, सबके बारे में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम देखेंगे। दिक्पाल देव, राजपाल देव, फिर आपका दलपत देव, और आखिरी में आते हैं आपका इस स्वतंत्र शासकों की श्रेणी में अजमेर सिंह। देखिए और इनके बीच में अन्य शासक भी हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अजमेर सिंह। चलिए मराठाधीन शासकों में एक ही शासक का आपको पहले नाम याद रखना है, अजमेर सिंह के बाद आपका दरियादेव। सबके टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका थोड़ा सा आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, उनका शासन काल का जो पीरियड है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें आपको 2 शासक मिलेंगे, है ना, 1 2 1 ऐसा याद रखना है ना। आपको कैसे याद रखना है, 1 2 1। चलिए महिपाल देव, भूपाल देव, फिर आपका भैरम देव, है ना, भैरम देव। फिर अन्य शासकों को देखेंगे, जैसे रुद्र प्रताप देव, इसमें और भी शासक आएंगे, रुद्र प्रताप देव हो गए। फिर आपके प्रफुल्ल कुमारी। एक प्रश्न आपको पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला बस्तर की एकमात्र महिला शासिका का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है प्रफुल्ल कुमारी बस्तर की एकमात्र क्या थी, महिला शासिका थी, ये बात आपको याद रखना है। तो अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, प्रताप राजदेव, है ना, प्रताप राजदेव, इसके अलावा दिक्पाल देव, राजपाल देव। तो ये 3 को एक साथ याद रखिए, पुरुषोत्तम देव, प्रताप राजदेव, दिक्पाल देव और राजपाल देव, चारों को एक साथ याद रखिए। दलपत देव और अजमेर सिंह, इनको एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। अन्नम देव का शासन जो काल रहा था वो 1324 से लेके हम पढ़ चुके हैं 1369 एडी तक रहा। राजधानी इन्होंने मंदौता को बनाया, ये हम पढ़ चुके हैं। बस्तर वाला जो क्षेत्र है, राजधानी मंदौता को बनाया। फिर आपका विशेष ये आता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्हें चालकी मतलब इस वंश को चालकी वंश बोला जाता था, इस वंश को चालकी वंश बोला जाता था, याद रखना है आपको, चालकी वंश बोला जाता था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चालुक्य वंश का नाम था। और इसे बस्तर में क्या बोला जाता था, आपसे पूछ सकता है कि इस वंश को बस्तर में क्या बोला जाता था, तो चालकी वंश बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। मंदिर इन्होंने बनाया था, मंदिर जिसका नाम है आपका दंतेश्वरी
दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा में इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया है, जो डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर है ना। ये आपको याद रखना है, डंकिनी शंखिनी तट पर, डंकिनी शंखिनी तट पर। ये भी याद रखेंगे कि ये इनकी कुल देवी थी, कुल देवी थी, कुल देवी। दंतेश्वरी देवी क्या है, इनकी कुल देवी है। ये आपको याद रखना है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकतीय वंश के शासकों की कुल देवी कौन सी थी, तो दंतेश्वरी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर आपका पुरुषोत्तम देव है। पुरुषोत्तम देव का आपका टाइम पीरियड के बारे में आप बहुत अधिक नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15वीं शताब्दी याद रखिए बस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। उपाधि, रथपति की उपाधि किसने धारण की थी, आपसे पूछ सकता है कि रथपति की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको याद रखना है रथपति की उपाधि धारण की थी पुरुषोत्तम देव ने। क्यों की थी, क्योंकि ये कहाँ गए थे और ये किसने दिया था, तो आपको याद रखना है उड़ीसा के शासक ने इन्हें उपाधि दी थी। छत्तीसगढ़ के बाजू ही क्या है, हमारा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है ना। तो इस पुरी के शासक, हाँ उड़ीसा में पुरी के शासक लिख लीजिए, उड़ीसा में पुरी के शासक ने इस उपाधि को दिया था। और 16 पहियों का रथ दिया था, 16 पहियों का रथ दिया था। रथपति की उपाधि धारण की उपाधि दी थी किसने, उड़ीसा के शासक, आप उड़ीसा में पुरी के शासक ने दी थी। ये आपको याद रखना है। 16 पहियों का रथ दिया था। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं के शासनकाल में, मतलब ये वहां से आए और वहां से क्या हुए, वहां उन्होंने रथ यात्रा को देखा और रथ यात्रा को उन्होंने यहां प्रारंभ किया। रथ यात्रा या जात्रा पर्व का बस्तर में प्रारंभ करवाया। आषाढ़ माह में जात्रा पर्व या रथ यात्रा मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अन्नम देव के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं फटाफट। अन्नम देव के बारे में पढ़ा कि मंदौता इनकी राजधानी रही, शासनकाल 1324 से 1369 तक। विशेष इस वंश को चालकी वंश बोला जाता था। इनकी कुल देवी थी दंतेश्वरी माता, और दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी तट पर इन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। पुरुषोत्तम देव शासनकाल 15वीं शताब्दी, बस याद रखेंगे। उपाधि रथपति की उपाधि धारण की, पुरी के शासक ने इन्हें उपाधि दी थी ये रथपति का। 16 पहियों का रथ भी दिया था। और इन्हीं के बाद से बस्तर में क्या हुआ, रथ यात्रा या जात्रा पर्व की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगले शासक आते हैं आपके प्रताप राजदेव। 16वीं शताब्दी के आसपास इनका शासनकाल रहा, ये आपको याद रखना है ना। 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास इनका, 15वीं से 16वीं लिख लीजिए, 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। 15वीं से 16वीं शताब्दी, इनके समय एक युद्ध हुआ। देखिए ये जो आपका, यदि मैं बात करूं भारतीय इतिहास में, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इनके इस पीरियड के समय है ना, 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास, ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अहमदनगर जैसे राज्य का शासन था अहमदनगर का। यहाँ पे आपका गोलकुंडा वाला क्षेत्र, और यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है ना। यहाँ पे शासन कर रहा था कौन, काकतीय वंश के शासक, ये था आपका गोलकुंडा। और इधर था आपका जयपुर वाला क्षेत्र, जयपुर के शासक उड़ीसा में, जयपुर। ये जयपुर नहीं है, जयपुर है, ये आपको याद रखना है। तो गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था, इनके शासन काल में, जो जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह है ना, तो उन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था, इनके शासन काल में आक्रमण कर दिया था, ये आपको याद रखना है। और उनकी हार हुई थी। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने आक्रमण किया, किंतु हार गए। मतलब बस्तर का जो काकतीय वंश था, उसने क्या किया,
इस वंश के शासक गोलकुंडा के शासक को हरा दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। बाद में फिर ऐसा माना जाता है कि अहमदनगर के शासक ने जयपुर के शासक को बोला और बाद में फिर से उस वंश ने क्या किया, जयपुर के शासकों ने यहाँ आक्रमण किया। लेकिन ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर आगे चलते हैं 1680 दिक्पाल देव, 1680 के आसपास इनका शासन था। ठीक है, 1680 के आसपास क्या था इनका शासन था, यह बात याद रखेंगे 1707 के आसपास तक। ठीक है, 1709 तक का टाइम पीरियड इनका था, याद रख लेंगे। ठीक है, हमने बात की थी कि राजधानी बहुत बार परिवर्तन हुआ। अन्नम देव बस्तर में शासन किया, फिर आपका बाद में बारसू लेके चले गए पुरुषोत्तम देव, फिर पुरुषोत्तम देव के बाद दिक्पाल देव ने पुनः उसे क्या किया, बस्तर लेके आया, पुनः क्या किया, बस्तर लेके आया। ये बात आपको याद रखनी है ना। राजधानी परिवर्तन, देखिए राजधानी परिवर्तन पूछा जाता है। दिक्पाल देव के समय काकतीय वंश की राजधानी क्या रही, क्योंकि कुछ अलग किया था, इसीलिए आपको याद रखना है बस्तर, है ना। अन्नम देव के समय मंदौता, पुरुषोत्तम देव के समय आपको याद रखना है क्या, बारसूर। फिर आगे चलते हैं राजपाल देव। राजपाल देव के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, इनका टाइम पीरियड 1709 से आपका 1721 के आसपास रहा। फिर उपासक थे मणिकेश्वरी देवी, मणिकेश्वरी देवी के आप उपासक थे। ये बात आपको याद रखना है। काकतीय वंश के कौन से शासक मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे, आपको पूछ सकता है, तो राजपाल देव क्या थे, उपासक थे। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका हो गया है। फिर से आगे दलपत देव, है ना। चलिए जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस स्लाइड में। शासनकाल प्रताप राजदेव का, तो आपको याद रखना है 15वीं से 16वीं शताब्दी। युद्ध, तो गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था, कुली कुतुब शाह ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था और उनकी हार हुई थी। दिक्पाल देव के बारे में शासनकाल 1680 से लेके 1721। राजधानी बोलेंगे तो फिर से बारसू से कहाँ ले आए, बस्तर ले आए। राजपाल देव शासनकाल बोलेंगे तो 1709 से लेके फिर से 1721 तक। और किसके उपासक थे, तो मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। आपको ये बताना है कि मणिकेश्वरी देवी के उपासक और कौन से वंश थे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कुल देवी किनकी थी ये बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं दलपत देव का शासनकाल। यहां से आपको एग्जैक्ट शासनकाल का जो पीरियड है वो याद रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इस वंश के शासक का टाइम पीरियड क्या रहा, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो हमने वहां 1721 तक पढ़ा था, तो 1731 से स्टार्ट करना है। इस बीच कोई कुछ शासक आए थे, उसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन 1731 से लेकर 1774 तक आपको याद रखना है। ये टाइम पीरियड रहा आपका दलपत देव के बारे में। राजधानी ये कहां ले आया, जगदलपुर ले आया, जगदलपुर। ये बात आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं युद्ध। इनका जो युद्ध हुआ था दलपत देव का, जितने भी आपके जयपुर के शासक है ना, जयपुर के शासक ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। देखिए ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, बस इसीलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा जयपुर के शासक थे तो ये परेशान थे ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो युद्ध माना जाता है, मतलब जिसके कारण इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, बस्तर से लेके जगदलपुर आए, वो युद्ध था आपका बिम्बाजी भोसले के जो सेनापति है नीलू पंत, उनके कारण यहाँ आपके आए, है ना, नीलू पंत। ठीक है, नीलू पंत जो सेनापति थे किसके, बिम्बाजी भोसले के, उन्होंने आक्रमण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ना। नीलू पंत जो बिम्बाजी भोसले के सेनापति थे का आक्रमण बस्तर में आपको याद रखना है कि नीलू पंत ने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। किसके शासनकाल में, तो दलपत देव के शासनकाल में आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। और बिम्बाजी भोसले के भी सेनापति थे। ये आपको पूछा जाता है किनका आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था। निर्माण कार्य, तो इन्होंने दलपत सागर नामक झील बनाया था। दलपत सागर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये झील है दलपत सागर, जगदलपुर में स्थित है ना, जगदलपुर में स्थित है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील माना जाता है वो है दलपत सागर। यह बात आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो दलपत सागर। किसने निर्माण कार्य करवाया, तो दलपत देव ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके अलावा चलिए फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है, हाँ विशेष में यही आएगा कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है ना, इस फैक्ट को इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अजमेर सिंह, अजमेर सिंह का शासनकाल क्या रहा, टाइम पीरियड आपको सबसे पहले याद रखना है 1774 से लेके 1777 तक, 1777 तक आपको याद रखना है ना, 1777। फिर आपको क्या याद रखना है, इनकी उपाधि, इन्हें उपाधि दिया गया क्रांतियों का मसीहा, क्रांतियों का मसीहा, क्रांति का मसीहा, क्रांति का मसीहा, क्रांति का मसीहा। देखिए अजमेर सिंह और उनके भाई आपके दरियादेव, उनके बीच क्या हुआ, शासन को लेके लड़ाइयाँ हुई। तो उसमें जो राजगद्दी थी वो किसको प्राप्त हुई, अजमेर सिंह को प्राप्त हुई। और अजमेर सिंह क्या थे, अजमेर सिंह वहाँ फेमस थे, है ना, काकतीय वंश में अजमेर सिंह लोगों के द्वारा क्या थे, लोगों का प्रेम था, है ना, इनके प्रति। तो वो चाहते थे कि अजमेर सिंह ही यहाँ क्या करें, शासन करें। किंतु जो आपके दरियादेव थे, है ना, दरियादेव अंग्रेजों के साथ मिलकर और मराठों के साथ मिलकर इस वंश को, इस राजा को, अजमेर सिंह जी को क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। इसीलिए जो यहाँ की जनजाति थी जिसका नाम है हलबा जनजाति, क्या नाम है, हलबा जनजाति, उन्होंने अपने राजा के लिए क्या किया, प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, तो हलबा जनजाति के द्वारा एक विद्रोह हुआ जिसे हलबा विद्रोह बोला जाता है। हलबा विद्रोह किस लिए किया, क्यों किया, तो हलबा जनजाति ने किया था अजमेर सिंह को राजा बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो आपके दरियादेव थे वे अंग्रेजों के साथ मिलके और जयपुर के शासक, है ना, उड़ीसा के जयपुर के शासक के साथ मिलके क्या करना चाहते थे, अजमेर सिंह को हटाना चाहते थे। इसलिए वहां की जनजातियों ने, हलबा जनजाति ने हलबा विद्रोह कर दिया था। इसका टाइम पीरियड आपको यही याद रखना है, 1774 से लेकर 1777 तक ये विद्रोह चलता रहा। 1777 तक के बोला जाता है सबसे भयानक युद्ध है ये, विद्रोह है ये। एक भी हलबा जनजाति को नहीं छोड़ा गया, एक सिंगल हलबा जनजाति को नहीं छोड़ा गया। इस तरह का ये विद्रोह हुआ था, सभी को मार डाला गया। और बाद में फिर अजमेर सिंह को हटाकर जो आपके दरियादेव है वो शासन करने आ गए थे। और यहीं से, इन्हीं के शासनकाल के बाद से जो काकतीय वंश है वो मराठों के अधीन हो गया था, क्योंकि मराठों का इंटरफेयर हुआ और मराठों ने क्या किया, यहाँ अपना शासन क्या किया, मतलब यहाँ से टकोली प्राप्त करना स्टार्ट किया। देखेंगे टकोली क्या होता है। तो दलपत देव के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, शासनकाल इनका 1731 से 1774 रहा। जगदलपुर इनकी राजधानी रही दलपत देव की। नीलूपंत सेनापति थे जो भीमाजी भोसले के, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया था। देखिए यहीं से प्रारंभ हो गया था, है ना, मराठों का जो इंटरफेयर है, कहाँ पे हस्तक्षेप है, कहाँ पर, बस्तर पे, वो यहीं से आरंभ हो गया था। इसी युद्ध से दिख गया था कि वो यहाँ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो नीलूपंत का आक्रमण, भीमाजी भोसले के जो सेनापति थे उनका आक्रमण क्या हुआ था, दलपत देव के शासनकाल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक निर्माण कार्य दलपत देव ने करवाया था जिसका नाम है दलपत सागर, जो कहाँ स्थित है, आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर वाले क्षेत्र पर स्थित है, जो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील माना जाता है। फिर आए आपके अजमेर सिंह, शासनकाल 1774 से लेकर 1777। उपाधि था इनका क्रांतियों का मसीहा, और जनजातियों ने इनके, हलबा जनजाति ने इनके लिए युद्ध किया जिसका नाम था हलबा विद्रोह। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका शासनकाल, आता है दरियादेव का। इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1777, है ना, 1777 से लेके 1800 तक का इनका क्या है, टाइम पीरियड माना जाता है। दरियादेव, इनके काल में विद्रोह हुए थे, इनके काल में विद्रोह हुआ था। तो आपको याद रखना है भोपालपट्टनम विद्रोह, भोपालपट्टनम, ये क्या विद्रोह था हम देखेंगे। भोपालपट्टनम विद्रोह, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी विद्रोह के ईयर आपको याद रखना है। 1795। देखिए इसमें बहुत सारे विद्रोह आएंगे, ठीक है, लेकिन हम विद्रोह के लिए क्या करेंगे, एक अलग से क्लास रखेंगे। हलबा विद्रोह जो हुआ उस पर और अधिक बात करेंगे, भोपालपट्टनम पे बात करेंगे। लेकिन भोपालपट्टनम विद्रोह था क्या, याद रखिए, यह था 1795। जो आपके एक अंग्रेज आपके अधिकारी थे मिस्टर ब्लंट, मिस्टर ब्लंट क्या कर रहे थे, बस्तर आना चाहते थे, और उस समय जो जनजाति थे किसी भी बाहरी व्यक्ति को क्या प्रवेश वर्जित मानते थे।
तो बस उन्होंने इसको ना आने के लिए क्या कर दिया था, एक विद्रोह कर दिया था, जिसे आपका भोपालपट्टनम का विद्रोह माना जाता था, और मिस्टर ब्लंट वहीं से वापस चले गए थे, है ना। इन्हीं के शासनकाल में भोपालपट्टनम नाम है, याद रखेंगे, भोपालपट्टनम पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपका इंपॉर्टेंट है। संधि, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट संधि आपका आता है कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि 1778, है ना, 1778 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1778 1778। तो मराठाओं ने, है ना, इधर से जयपुर के शासक ने और आपका अंग्रेजों ने भी इसमें हेल्प किया था। सब ने मिलकर क्या किया, हलवा विद्रोह का दमन किया, और अंग्रेजों, और यहाँ से तो दरियादेव थे ही भीतरघाती, दरियादेव, है ना, सब ने मिलकर क्या किया, अजमेर सिंह को उनके आसन से, राजगद्दी से हटा दिया और दरियादेव को बैठा दिया। लेकिन ये मतलब मदद अपने स्वार्थ के लिए की गई थी। तो देखिए क्या क्या किसको किसको फायदा हुआ। तो मराठों को फायदा हुआ। मराठों को क्या फायदा हुआ, मराठों को टकोली 59,000 प्रतिवर्ष टकोली देने की बात कही गई। टकोली देने की बात दरियादेव ने स्वीकार किया। टकोली देने की बात दरियादेव ने स्वीकार किया कि वो क्या करेंगे, प्रतिवर्ष क्या करेंगे, आपका 59,000 टकोली क्या करेंगे, मराठा शासन को यहां से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अगला फिर आपका जयपुर के शासक को क्या मिला, तो जयपुर के शासक को कुछ क्षेत्र मिल गया, जैसे कोटपाड़ वाला क्षेत्र था, कोटपाड़, रायगढ़, चुकचूड़ा, ऐसे जो क्षेत्र थे, कुछ 4 क्षेत्र उनको क्या हो गए थे, मिल गए थे। आपको याद रखना है जयपुर के शासक को। तो ये थी आपकी कोटपाड़ की संधि। यहीं से आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है वो ये है, बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। छत्तीसगढ़ का अंग बना। ये बात आपसे पूछी जाती है कि किस संधि के तहत जो बस्तर वाला क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ का अंग बना या छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। तो वो आपको याद रखना है कोटपाड़ की संधि। ठीक है। तो देखिए क्या क्या पढ़ा हमने दरियादेव के बारे में। तो दरियादेव के बारे में हमने पढ़ा कि 1770 से 1800 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। भोपालपट्टनम में विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ 1795 में। कोटपाड़ की संधि 1778। क्या क्या मराठों को क्या मिला, 59,000 रुपए टकोली देने की बात कही गई। जयपुर को मिला कोटपाड़, रायगढ़, चुकचूड़ा जैसे आपके जो क्षेत्र थे वो मिला, और बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग या हिस्सा बना। ये बात आपको याद रखना है कोटपाड़ की संधि के बाद। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके आंग्ल मराठाधीन शासक। पहले टाइम पीरियड पे देख लेते हैं, टाइम पीरियड पे बात करते हैं। टाइम पीरियड था आपका 1800 से लेके 1842 तक, है ना, 1800 से लेके 1842। अब आप थोड़ा सा यदि मराठों में जानकारी रखते होंगे मराठा शासन के बारे में, तो एक टाइम पीरियड आया था 1818, जो छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा था, यहाँ पर मराठों का शासन था। किंतु 1818 से लेके 1830 के बीच में अंग्रेजों ने शासन किया, है ना, क्योंकि मराठाओं के पास कोई भी वयस्क शासक नहीं था। जितने भी शासक आए उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1800 से लेकर 1842 के बीच का जो ये वाला टाइम पीरियड है, इस समय अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, इस क्षेत्र पर, है ना, मराठों का जो क्षेत्र है वहां उनका शासन स्थापित हो गया था। इसीलिए आधा टाइम पीरियड इनका क्या था, महिपाल देव के में आ रहा था, और आधा टाइम पीरियड क्या हो रहा था, आपका आंग्लों के युद्ध में आ रहा था। तो आपको याद रखना है, वैसे भी यहाँ पे इंटरफेयर चालू हो चुका था। मराठा पूरी तरह से 1816 के बाद जो युद्ध हुआ था, 1816 का जो युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, मराठों को पूरी तरह से हरा दिया था और पूरा जो क्षेत्र था उसमें शासन स्थापित कर लिया था। किंतु योग्य मतलब मराठों ने यहाँ शासन नहीं किया। छत्तीसगढ़ में शासन एक टाइम पीरियड बस इस तक किया, फिर उसके बाद 1854 तक फिर उन्होंने मराठा को सौंप दिया शासन, है ना। 1854 तक क्या किया, फिर मराठों को अपना शासन दे दिया। तो मराठों का भी प्रभुत्व रहा इस क्षेत्र पर, और आपका किसका रहा, अंग्रेजों का भी रहा। इसीलिए हम इस पीरियड को बोलते हैं आंग्ल मराठाधीन पीरियड, और उसमें जो बस्तर के शासकों ने राज किया उसको आंग्ल मराठाधीन शासक बोला जाता है। तो इस टाइम पीरियड में 2 लोग आते हैं, एक महिपाल देव आते हैं और एक आपके भूपाल देव आते हैं। आपको याद रखना है, टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनके समय में एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम आपसे पूछा जाता है ना। इनके समय में जो युद्ध हुआ था उसका नाम आपको पूछा जाता है
तो परलकोट का विद्रोह ये आप याद रखेंगे। 1825 परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह। देखिए सब विद्रोह का हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद कीजिए और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको परलकोट बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो 1825 और नेतृत्व करता आप याद रखिएगा गेंद सिंह। मैं आपको रीजन बताते चलूंगा थोड़ा थोड़ा। गेंद सिंह के बारे में, परलकोट के बारे में आपको याद रखना है सिर्फ अभुजमाड़ियों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ ये युद्ध था। अभुजमाड़ियों जो नारायणपुर और आपके अभुजमाड़ा वाले क्षेत्र के जो अभुजमाड़ी थे उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, इसलिए 1825 में क्या किया था, परलकोट का विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। फिर आते हैं आपके भोपाल देव। भोपाल देव के बारे में आपको याद रखना है 1842 से लेकर 1863 तक का क्या रहा, इनका टाइम पीरियड रहा, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अभियोग, इनके ऊपर एक अभियोग चला था किसका, जो आपके नरबली थी, नरबली जैसा जो कॉन्सेप्ट था वो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित था, नरबली। तो नरबली को लेकर कि इनके शासनकाल में नरबली की अधिकता है, नरबली किया जाता है, नरबली को लेकर अभियोग चला था, को लेकर अभियोग किस शासक के में चला था, तो ये आपको याद रखना है भैरम देव के शासनकाल में, भोपाल देव के में नरबली का क्या किया था, नरबली को लेकर इन पर अभियोग चलाया गया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और नरबली का अंग्रेज भी खिलाफ थे नरबली के। तो दो विद्रोह आपको याद रखना है, तारापुर और मेरिया, इसी क्रम में याद रखेंगे, आपको क्रम भी दे सकता है। दोनों का ही जो प्रारंभ है वो 1842 के आसपास माना जाता है, 1842 के आसपास माना जाता है, लेकिन तारापुर पहले प्रारंभ होकर अधिक दिनों तक चला था, इसीलिए हम उसे पहले लेते हैं। तो ये टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं, 1842 से लेकर 63 और 1842 से लेकर 52 तक का पीरियड आप याद रख सकते हैं, 52-53 तक का, 54 तक का पीरियड आप याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट यदि याद रखना है तो आपको 1842 से 63 तक रहा तारापुर और मेरिया रहा 1842 से लेके 54 तक। याद रखिएगा जब सीक्वेंस में दे तो तारापुर को ही पहले लेना है, भले ही प्रारंभ दोनों 1842 हो रहे हैं लेकिन तारापुर पहले है, ये बात आपको याद रखना है। तो भूपाल देव और महिपाल देव के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। शासनकाल 1800 से लेकर 1842 तक। विद्रोह इनके में हुआ था 1825 का परलकोट का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे आपके गेंद सिंह जी। भूपाल देव का शासनकाल माना जाता है 1842 से लेकर 63 तक, 1842 से लेकर 63 तक इनका शासनकाल माना जाता है। अभियोग चला था नरबली को लेकर, इन पर अभियोग चला था। पूछ सकता है आपको कि किस शासक पर नरबली को लेकर अभियोग चलाया गया था, तो आपको भूपाल देव का नाम आपको याद होना चाहिए। विद्रोह तारापुर और मेरिया 1842 से लेकर 63 और 1842 से लेकर 54 तक का जो टाइम पीरियड है ये इनका रहा। मेरिया विद्रोह इसी नरबली को लेकर था कि नरबली का जो कॉन्सेप्ट है उसे समाप्त करने की बात कही गई थी मराठों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। तो वहाँ के जो आदिवासी थे उनका जो ये सांस्कृतिक उस जीवन में हस्तक्षेप था, वो उसे संस्कृति का हिस्सा मानते थे, अपना नरबली को है ना अपना धार्मिक हिस्सा मानते थे। तो मेरिया विद्रोह इसीलिए हुआ था कि नरबली को समाप्त करने की बात कही गई थी, है ना। इसमें तारापुर के जो आपके नेतृत्वकर्ता थे वो दलगंजन सिंह थे। ये इसके बारे में हम पूरा विद्रोह के बारे में डिटेल में अलग क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर आते हैं आपके आंग्ल 1854 के बाद, 13 मार्च 1854 के बाद जो मराठा जो वंश है ना, पूरा मराठा क्षेत्र, मतलब मैं बात कर रहा हूं कहाँ, भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में ये आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, है ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, इस पूरे क्षेत्र में आपका मराठों का शासन था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही 1854 वाला समय आया, 1854 में तो डलहौजी जो आपके वायसराय थे, 13 मार्च 1854 में डलहौजी ने क्या किया, पूरे मराठा जो वंश है उसको किस में मिला दिया, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया और बोला कि अब ये ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ भी क्या था, मराठा के अंदर था, तो ये भी क्या हुआ, अल्टीमेटली किसके अधीन आ गया, ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अधीन मतलब जब अंग्रेज मुख्य शासन करता थे तो उसके अधीन बस्तर में कौन कौन से शासक हुए, ये बात हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके भैरम देव। भैरम देव का टाइम पीरियड हम देखेंगे पहले।
ये हो गया आपका 1863 तक हमने किसको देखा था, भूपाल देव। तो 1864 है ना, 1864 से लेके 1891 तक आपको याद रखना है, 91 तक आपको याद रखना है कि भैरम देव का शासन रहा था। भैरम देव के समय तीन बड़े आपके चार लिख लीजिए, चार बड़े विद्रोह हुए, चार बड़े विद्रोह हुए। पहला विद्रोह माना जाता है लिंगागिरी। अभी विद्रोह के बारे में सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि आपको क्या याद होना चाहिए, आपको ईयर याद होना चाहिए, 1856, ये बात आपको याद रखना है, लिंगागिरी। दूसरा कोई विद्रोह, इसे जंगल को लेकर किया गया था, है ना, जंगल को लेकर किया गया था 1859। अंग्रेजों ने जंगल काटना प्रारंभ कर दिया था, तो उसके विरोध में क्या किया गया था, ये विद्रोह किया गया था। तीसरा आपका आता है कोई विद्रोह के बाद मुरिया 1876, ये बात आपको याद रखनी है। और ये तीनों विद्रोह को अलग याद रखना है, और एक विद्रोह अलग से याद रखना है, जैसे रानी चौरिस का विद्रोह बोलते हैं, रानी चौरिस का विद्रोह। देखिए बाकी विद्रोह जनजाति विद्रोह में है, रानी चौरिस का विद्रोह थोड़ा सा अलग है। ये हुआ था आपका 1878 से लेके 1882 तक, 82 तक, ये बात आपको याद रखना है। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 1878 78 से लेके 82 तक इस विद्रोह का टाइम पीरियड रहा, है ना। लिंगागिरी, कोई और मुरिया के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे ही। रानी चौरिस का जो विद्रोह है वो जनजाति विद्रोह में नहीं आता, ये तीनों जनजाति विद्रोह हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो रानी चौरिस का जो विद्रोह है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये विद्रोह था क्या। तो आपको याद रखना है रानी चौरिस, मतलब इनका नाम था, असली नाम रानी, ये तो विद्रोह का प्रचलित नाम था, रानी राजकुंवर देवी। ये जो रानी राजकुंवर देवी थी, ये भैरम देव की पत्नी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो एक अधिकारी हुए फ्रेजर, अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर, उनके दबाव में आकर जो भैरम देव थे उन्होंने एक मुस्लिम महिला से विवाह कर लिया था, जिसका नाम था नावाबाई। तो रानी राजकुंवर देवी ने विद्रोह कर दिया कि जो महिला से शादी किया था, विवाह किया था भैरम देव ने, वो क्या थी, मुस्लिम थी। तो विधर्मणी, मतलब दूसरे धर्म की थी, इसलिए राजा भैरम देव की पत्नी रानी राजकुंवर देवी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे रानी चौरिस का विद्रोह माना जाता है ना। राजा भैरम देव की दो पत्नियां थी, एक आपकी रानी राजकुंवर देवी और सुवर्ण कुंवर देवी। तो उन्होंने ये बोला कि 2 विवाह से अधिक विवाह नहीं हो सकता, और इससे भी अधिक बात कि वो महिला क्या है, मुस्लिम है। बाद में इन्हीं के दबाव पर आकर जो अंग्रेज थे वो झुक गए, और भैरम देव ने वो विवाह स्वीकार कर दिया या नहीं किया, है ना। तो ये सफल विद्रोह माना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और इसमें एक नारा दिया गया था कि या तो भैरम देव नवाबाई को छोड़े या तो राजगद्दी छोड़े। इतनी बात आपको रानी चौरिस के विद्रोह के बारे में याद रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 1878 से लेके 1882, और ये सफल विद्रोह था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको भैरम देव के बारे में याद होना चाहिए। 1864 से लेके आपका 1891, है ना, शासनकाल रहा। भैरम देव का समय विद्रोह ही फेमस है। लिंगागिरी, कोई और मुरिया, ईयर पे फोकस कीजिए, 56, 59, 76, है ना। 56, 76 को एक साथ कीजिए, बीच में 59 डालिए, ओके। फिर 78 में आपको रानी चौरिस का विद्रोह आपको याद रखना है। चलिए रुद्र प्रताप देव के में आते हैं। रुद्र प्रताप देव का शासनकाल माना जाता है 1891 से लेके आपका 1921 का पीरियड आपका माना जाता है। चलिए प्रथा आपको याद रखना है, क्या प्रथा थी। तो इनके में एक बहुत क्या बोलेंगे कि कुप्रथा बोलेंगे, प्रथा नहीं बोलेंगे, कुप्रथा बोलेंगे। बहुत गंदी प्रथा चल रही थी महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित, है ना। महिलाओं को खरीदा बेचा जाता था इनके समय, है ना। घाटपौनी प्रथा आपको पूछेगा, घाटपौनी प्रथा किनके शासनकाल में चल रही थी, तो इनको घाटपौनी प्रथा आपको याद रखना है कि रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में चल रहा था, है ना। इनकी उपाधि थी सेंट ऑफ जेरूसलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। घाटपौनी प्रथा भी आपको याद रखना है। घाटपौनी प्रथा कौन से राजा के शासन काल में चल रहा था, तो आपको याद रखना है घाटपौनी प्रथा
रुद्र प्रताप देव में, और ये महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित था, क्रय विक्रय से संबंधित था। ये बात आपको याद रखना है ना। उपाधि सेंट ऑफ जेरूसलम, सेंट ऑफ जेरूसलम, इनकी उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। जेरूसलम, इनको उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण, तो अंग्रेजों द्वारा, इन्होंने अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था? सहयोग किया था। इसीलिए माना जाता है कि इन्हें ये उपाधि सेंट ऑफ जेरूसलम की दी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। इन्हीं के समय बहुत सारे, जगदलपुर में बहुत सारे चौराहों का निर्माण किया। 200 से अधिक चौराहे ये आपके जगदलपुर में हैं, लेकिन सर्वाधिक जो आपके चौराहों का निर्माण है वो रुद्र प्रताप जी के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा किया गया। इसीलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर बोला गया। चौराहों का, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, चौराहों का शहर बोला गया। ये बात आपको याद रखना है, बहुत अधिक चौराहों के निर्माण के कारण। तो चलिए, रुद्र प्रताप देव शासनकाल आपको याद रखना है। टाइम पीरियड क्या है? तो 1891 से लेकर 1921। घट पौनी प्रथा चलती थी जो महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित थी। सेंट ऑफ जेरूसलम, इनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई थी। जगदलपुर चौराहों का शहर है। ये बात आपको याद रखना है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका। टाइम पीरियड आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। 1921 से लेकर 1936 इनका टाइम पीरियड रहा। विशेष आपको याद रखना है कि बस्तर की पहली महिला शासक, बस्तर की पहली महिला शासिका, शासक नहीं शासिका लिखेंगे। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर इनका जो विवाह था वो मयूरभंज, है ना, मयूरभंज भंज वंश में हो गया था। और बाद में वहां से फिर उनके पुत्र हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव ने क्या किया था? शासन किया था, है ना। मयूरगंज के जो शासक थे भंजदेव वंश, उनके साथ इनका विवाह हुआ था उड़ीसा में। और फिर वहां से फिर भंज देव शासन करने आए थे, जिनका नाम था प्रवीर चंद्र भंजदेव। शासनकाल माना जाता है इनका 1936 से लेकर 1961 तक। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद भी इनका योगदान रहा। और ये कांग्रेस की ओर से क्या हुए? विधायक भी निर्वाचित हुए थे। पुरस्कार, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राज्य अलंकरण जो पुरस्कार होता है छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा, उसमें तीरंदाजी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर। ये बात आपको याद रखनी है। हस्ताक्षर, तो जो रियासतों का एकीकरण हुआ था उसमें बस्तर भी क्या था? रियासत था। बस्तर रियासत में आपको याद रखना है, तो बस्तर रियासत जो था उस समय यही वंश था, काकतीय वंश, बस्तर रियासत के नाम से फेमस था, है ना। बाद में क्या किया? देखिए, बहुत सारी जो जमींदारी प्रथा हुई थी उसमें से कुछ को रियासतों का दर्जा दिया गया था। तो बस्तर एक रियासत था। और इस जो आपके राज्यों के एकीकरण के दौरान बस्तर राजवंश दौरान बस्तर रियासत, लिखिए बस्तर रियासत से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। हस्ताक्षर करने वाले मतलब बस्तर विलय हो गया भारत देश में, इसको हस्ताक्षरित कौन किया था? तो आपको याद रखना है प्रवीर चंद्र भंजदेव। और मृत्यु, गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद रखना है। किस वंश के शासक की गोलीकांड में हत्या हुई? ये बात आपको याद रखना है। प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या गोलीकांड के दौरान हुई थी। तो इतने शासकों के क्या किए हमने? नाम देखे, वंश देखे, है ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी कि इस वंश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ, कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से शासक हुए इस वंश में, ये हमने देखा। और हर शासकों को हमने क्या किया? एक एक करके कंप्लीट कर लिया। तो देख लीजिए आपके जितने भी शासक है वो कंप्लीट हुए, है ना। आखिरी जो शासक कौन हुए थे? आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये बात आपको याद रखना है कि इतने शासकों के बारे में हम अध्ययन किया। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से आपका जो क्षेत्रीय राजवंश है वो वाला टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। फिर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।